प्रिय बच्चों नमस्कार। आइए नौवीं कक्षा की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं यशपाल द्वारा लिखा गया पाठ दुख का अधिकार। आइए पाठ पढ़ने से पूर्व लेखक के बारे में जानकारी लेते हैं। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। कहते हैं कि यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर कैंट में हुआ था। छावनी मतलब कैंट, जहाँ पर सेना की टुकड़ी रहती है। 1903 में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पास के एक विद्यालय में प्राप्त की थी और उच्च शिक्षा इन्होंने मतलब हायर एजुकेशन जैसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातक या स्नातकोत्तर आदि की शिक्षा इन्होंने लाहौर स्थित संस्थानों से प्राप्त की थी। आपको यह पता ही होगा कि उस समय 1947 के पूर्व लाहौर भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि 1947 में ही आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश विभाजित होकर अस्तित्व में आए थे। उसके पूर्व समूचा भूखंड भारत और पाकिस्तान का एक ही देश भारत के नाम से जाना जाता था। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। क्योंकि उस दौरान यहाँ पर आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो जाहिर सी बात है हर विद्यार्थी उससे प्रभावित होगा। यशपाल भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। वे भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। अमर शहीद भगत सिंह जो एक प्रमुख क्रांतिकारी थे उस दौर के, उनके साथ इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देश को आज़ाद कराने में इन्होंने अपना योगदान शहीद भगत सिंह के साथ दिया। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ मतलब रचनाएं, किताबें जो उन्होंने कुछ लिखा। वैसे तो उन्होंने प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा है। यहाँ पर उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें दी गई हैं, जैसे देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी उनके उपन्यास हैं। इसके साथ साथ ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी उनके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह होता है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जिसमें उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ संग्रहित की गई हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है सिंहावलोकन शीर्षक से। सिंहावलोकन नाम से उन्होंने आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा होते हैं अंग्रेज़ी में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, जिसमें लेखक अपने बारे में स्वयं लिखता है। बायोग्राफी मतलब जिसमें किसी के विषय में कोई और लिखता है, उसे हिंदी में जीवनी कहा जाता है। किसी के जीवन के बारे में जब कोई और व्यक्ति लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। जब लेखक स्वयं अपने विषय में लिखता है तो उसे आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सिंहावलोकन। मेरी तेरी उसकी बात इनकी प्रमुख रचना है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। सर्वत्र मतलब हर जगह इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें कहानी का आनंद मिलता है, कथानक का रस मिलता है। पाठकों को पढ़ने में अच्छी लगती हैं, पाठकों को आकर्षित करती हैं। वर्ग संघर्ष मनोविश्लेषण, वर्ग संघर्ष मतलब समाज के ऊंच नीच के भेदभाव से संबंधित कथानक। मनोविश्लेषण मतलब मन की बातें, मन से संबंधित घटनाओं पर आधारित इनकी रचनाएं प्रचुर मात्रा में हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी कहानियों में व्यंग्य भी किया है। उस समय की समाज की विद्रूपताओं, विडंबनाओं, रीतियों आदि पर इन्होंने पैना गहरा व्यंग्य भी किया हुआ है। यशपाल मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। कहते हैं कि यशपाल का मानना है कि समाज तभी उन्नत बन सकता है जब समाज में सामाजिक समानता तो आए ही, साथ साथ आर्थिक समानता भी आए। जाति, धर्म, मजहब आदि दृष्टिकोणों से सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, साथ साथ अमीरी और गरीबी के अंतर को पाटा जाए, इसके अंतर को मिटाया जाए, जिसे आर्थिक समानता कहते हैं। आर्थिक समानता लाई जाए तभी देश तरक्की कर सकता है।
इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया है। जब इनकी रचनाओं की भाषा की बात करें तो इन उसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के शब्द भी बहुत मिलते हैं। आइए उनके जीवन परिचय की जानकारी प्राप्त करने के बाद बढ़ते हैं पाठ के सार की ओर। इस कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए बताया गया है। कहते हैं कि ये इस कहानी में समाज में फैले अंधविश्वास के बारे में बताया गया है, किस तरह से समाज में ऊंच नीच की भावना व्याप्त है, इसके बारे में इसको बेनकाब किया गया, मतलब इसका पर्दाफाश किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं यह कहानी बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहते हैं दुख जब किसी को मिलता है, कष्ट मिलता है, तो उसकी अनुभूति सभी को होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। कहते हैं यह कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह कहानी अमीर लोगों की अमानवीयता की, अमीर लोग, धनी लोग कितने अमानवीय व्यवहार करते हैं गरीबों के साथ, गरीबों की मजबूरी का कितना मजाक बनाते हैं, इस पर गहराई से विचार करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। कहते हैं कि यह बात 100% सही है कि दुख अगर किसी को मिलता है तो वह टूट जाता है, कष्ट मिलता है तो दुखी होता है बहुत, और हर कोई उस दुख में मातम मना, उस दुख को महसूस करना चाहता है, दुख को प्रदर्शित करना चाहता है, मतलब दुखी होते दिखना चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं। कहते हैं कि जब दुख आता है, कोई कष्ट मिलता है, तो सभी लोग अवश्य हो जाते हैं, कुछ वश नहीं चलता है, कुछ जोर नहीं चलता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। परंतु इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। कहते हैं कि इस समाज में ऐसे भी अभागे, मतलब किस्मत के, जिनकी जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, बदकिस्मत लोग हैं, जिनको ना तो दुख मनाने का अधिकार है, ना सहूलियत है, ना ही उन्हें अवकाश, मतलब खाली समय उनके पास इतना है कि वे दुख प्रदर्शित कर सकें, दुख मना सकें, कि वे दुख में, अपने दुख में दुखी होते दिख सकें, इतना भी किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग समाज में पाए जाते हैं। तो यह कहानी किस प्रकार से अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करती है, किस प्रकार से बताती है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं है, इससे संबंधित घटना कहानी की व्याख्या के दौरान अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।